अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 9 हाउ डेमोक्रेसी डाइज का। आज के हमारे लेक्चर का टाइटल है जी इन कंजक्शन विद लॉज देयर आर अनरिटन रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी टू प्रिवेंट ऑटोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होती है ना, उसके जो रूल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते, उनमें किसी भी टाइम अमेंडमेंट की जा सकती है, उन्हें बदला जा सकता है। यही वो रूल्स हैं, यही वो अनरिटन रूल्स हैं जो कि ऑटोक्रेसी या ऑटोक्रेटिक टाइप या टायरानी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है इसको प्रिवेंट करती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको पता है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, एक दफ़ा बन गया, लेकिन वक्त गुजरते साथ साथ इस कंट्री ने जो जो ज़रूरत महसूस की उन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड कर दिया बाय अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कर करके, तरमीम कर करके, तरमीम का या अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि आइन में किसी चीज़ का इजाफा कर देना। और यही इजाफा अथॉरिटेरियन टाइप, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन टाइप, ऑटोक्रेटिक टाइप, टायरानी टाइप के गवर्नमेंट को रोकता है या डिक्टेटरशिप को। आपको इन सब ये जो अल्फाज मैंने बोले, ये जो वर्ड्स मैंने बोले, इनका मतलब पहले बता चुका हूँ। ऑटोक्रेटिक क्या होती है, टायरानी क्या होती है, इसके अलावा डिक्टेटरशिप क्या होती है। ये तकरीबन एक ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें यह है कि जो टायरानी टाइप होती है इसमें जो बादशाह होता है वो कुछ ज़्यादा क्रूअल होता है, जालिम होता है। दुनिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त देखा जाए डेमोक्रेसी के हवाले से तो अमेरिका का सबसे अच्छा है जी। तो जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास सारी पावर होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्री के अंदर जो चेंजेस लाना चाहे ला सकता है, लेकिन कुछ जो एजेंसीज़ हैं वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि FBI है या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, वो प्रेसिडेंट पे चेक एंड बैलेंस रखती हैं। और वो जहाँ जहाँ पे देखती हैं कि जो प्रेसिडेंट है ये गलत कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रहा है, तो वो ऑर्डर्स जारी करती रहती हैं। तो यहाँ पे उसने अगेन बात की कि डेमोक्रेसी का जो स्मूथ फ्लो होता रहता है या जो डेमोक्रेसी का जो स्मूथ रनिंग चलती रहती है वो डेमोक्रेसी के अनरिटन रूल्स हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बनाए जाते हैं। तो वो कहते हैं इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेसी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है या दो चीज़ों की वजह से रन होती है। एक है जी म्यूचुअल टोलरेशन और दूसरा है जी इंस्टीट्यूशनल फॉरबियरेंस। यहाँ पे म्यूचुअल टोलरेशन का मतलब ये है कि जो पावर के अंदर है, जिसके हाथ में गवर्नमेंट है, वो अपने राइवल को, वो अपने मुखालिफ को, वो अपोजिट पार्टी के लीडर को लेजिटिमेट कंसीडर करता है, जायज़ कंसीडर करता है। वो समझता है कि पावर के अंदर उसके इक्वल राइट्स हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकता है। मैं जिस पॉइंट पे गलत करूँगा जो अपोजिट पार्टी का लीडर है वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा और उसके क्रिटिसिज्म का फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने गलत किया है मैं उसको ठीक करूँगा। इन सिंपल वर्ड्स मतलब मीन्स म्यूचुअल टॉलरेशन का मतलब यह है कि एक पार्टी का लीडर दूसरे पार्टी के लीडर और मेंबर्स की रिस्पेक्ट करता है, गवर्नमेंट के अंदर उसके इक्वल राइट्स समझता है, वो उसे किसी भी तरह का एनिमी नहीं समझता, ट्रेटर नहीं समझता, क्रिमिनल नहीं समझता। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ऐसा तो होता है, जो अपोजिट पार्टी के लीडर को तो इंसान भी नहीं समझा जाता, एनिमी तो दूर की बात है, हाँ उसे क्रिमिनल कहते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, सारा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझें कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी में ये है कि आपका जो ओपोजिट है आप उसको पूरी रिस्पेक्ट देंगे, गवर्नमेंट के अंदर उसकी इक्वल पावर और राइट समझेंगे, उसे अपना एनिमी कंसीडर नहीं करेंगे, उसे क्रिमिनल कंसीडर नहीं करेंगे, उस पर तरह तरह के एलिगेशंस नहीं लगाएंगे। अगर लग रहे हैं तो समझो कि उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी एक्चुअल वे में या एक्चुअल मीनिंग में नहीं है। और रेफरेंस आपके पास क्या है जी, हाउ डेमोक्रेसी डाइज बुक है जी, जो कि इस वक्त जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उसमें मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। और उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि डेमोक्रेसी ये कहती है, डेमोक्रेसी ये कहती है, इसको वो एक्सेप्ट करती है, इस आइडिया को वो एक्सेप्ट करती है, इस आइडिया को वो रिजेक्ट करती है। अच्छा, हमने म्यूचुअल टॉलरेंस का मतलब तो जान लिया, इंस्टीट्यूशनल फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है जी। तो कोई ऐसा एक्ट जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया हो, जो टेक्निकली लीगल भी हो, लेकिन आप वो टेक्निकल लीगल होने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है इसके बावजूद आप डेमोक्रेसी की स्पिरिट को अंडरमाइन नहीं करते, उसको क्रिटिसिज्म में नहीं लेके आते। मसलन कि एज आप जैसे एक फैमिली का हेड होता है, फादर होता है, उसके पास रूल होता है, वो जिस मर्जी बच्चे को बजाए, ठीक है, और जिस मर्जी बच्चे को फेवरिज्म दे ना दे, बच्चे उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो ये सारा कुछ जानते हुए कि भाई मेरे पास राइट है, मैं जिसको मर्जी प्रॉपर्टी में से जितना मर्जी हिस्सा दूं, जिसको मर्जी जितने मर्जी पैसे दूं, जिसको मर्जी अपना फेवरेट बनाऊं और जिसको मर्जी अपना फेवरेट ना बनाऊं, उस ये सारी चीज़ें जानते हुए भी सब में इक्वलिटी रखे, तो ये आप कह सकते हैं ये इंस्टीट्यूशनल फॉरबियरेंस है। इसी ये पॉलिटिक्स में बात हो रही है, तो पॉलिटिक्स में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। जब जॉर्ज वाशिंगटन प्रेसिडेंट था तो तब किसी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं थी। कौन सी कंडीशन, कि एक प्रेसिडेंट 2 दफ़ा बन जाए, तीसरी दफ़ा बन जाए, 4 दफ़ा बन जाए, ठीक है। मतलब कि प्रेसिडेंट की एक लिमिट नहीं थी, उसके इरा की लिमिट नहीं थी।
जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अभी है, अभी यूएस के अंदर भी है, 3 साल है, पाकिस्तान के अंदर 5 ईयर्स है कि 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन होते हैं, नया प्रेसिडेंट या नया प्राइम मिनिस्टर आता है। तो वहाँ पे एक टेन्योर की भी लिमिट नहीं थी और दूसरा ये भी लिमिट नहीं थी कि एक प्रेसिडेंट कितनी दफ़ा पावर में आ सकता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या किया कि अपनी जो पावर है और जो अपनी टर्म्स है उसने सिर्फ 2 टाइम सर्व किया। उसके बाद उसने कहा जी मैं इसके लिए एलिजिबल अब नहीं समझता खुद को, मैंने 2 दफ़ा कंट्री को रन कर लिया है, रन कर चुका हूँ, अब किसी नए पर्सन को जगह देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात करूँ, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो ओल्ड पीपल हैं जो कि अभी तक अपनी पोस्टों पे हैं, दूसरा आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री के पीपल हैं वो जैसे ही रिटायर होते हैं तो वो उन्हें किसी और जगह जॉब मिल जाती है। तो आपको पता है एक कंपनी है, एक अदारा है, जब उनके जो ओल्ड पीपल हैं जब वो रिटायर हो चुके हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो यंग है, जो यूथ है, उनको चांस मिलना चाहिए। जब तक जो ओल्ड पीपल हैं वो अदारे के अंदर रहेंगे तब तक यूथ को क्या चांस नहीं मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो ओल्ड पीपल है उन्हें बस ओल्ड होते ही निकाल दो। हाँ, उनकी जो टर्म है जो 55 ईयर्स आपने सेट की है या 60 ईयर्स सेट की है, उसके बाद उन्हें किसी तरह की कोई दूसरी जॉब ऑफर नहीं करनी चाहिए, उन्हें उसी की पेंशन दें, वो घर बैठे। अब नई यूथ आ रही है उसको मौका दें। होता यह है कि वो अपने एक डिपार्टमेंट से 55 ईयर्स में रिटायर होता है, कोई दूसरा अदारा उसे क्या करता है, जॉब ऑफर कर देता है और वो उधर भी फिर 5 से 6 ईयर्स क्या करता है जी, सर्व करता है। ऐसा करना गलत है। आप कह सकते हैं जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका के अंदर आया था 1929 जब स्टॉक मार्केट आपकी डिस्ट्रॉय हो गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाए। इसके अलावा अमेरिका के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस नॉर्म्स को फॉलो किया है और ख़ुद को 1 या 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो 1 या 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने खुद को पावर से खुद ही अलग कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं चाइल की, इसे हम चिली भी कहते हैं, ये कंट्री है वेस्टर्न अमेरिका के अंदर। तो 1960 की बात है जब वहाँ पे म्यूचुअल टॉलरेशन को बिगैन टू इरोड, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई। एक था लेफ़्ट और एक थी राइट, यानी कि एक लेफ़्ट पार्टी कह ले, एक दूसरी कह ले राइट। जो लेफ़्ट पार्टी थी ना उसने एक्यूज़ किया कि जो राइट पार्टी है ना वो ओल्ड फैशन है और आउट ऑफ डेट है, जबकि राइट जो है वो लेफ़्ट पे एलिगेशन लगाती है कि जो लेफ़्ट पार्टी है ना वो पावर पे, जो कंट्री है उस पर पूरा कंट्रोल हासिल करना चाहती है, वो ऐसा कंट्रोल चाहती है जैसा कि एक डिक्टेटर चाहता है। तो इससे हमें समझ आया कि लेफ़्ट पार्टी ने राइट पार्टी को एक्यूज़ किया और राइट पार्टी ने लेफ़्ट पार्टी को एक्यूज़ किया। प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलिंडे ये मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाला था जो कि लेफ़्ट पार्टी से बिलोंग करता था। इसने कंट्री को और पार्लियामेंट को क्या कर दिया, थ्रेट किया कि मैं पार्लियामेंट के थ्रू अपना एजेंडा, अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है इसको एक्सीड करना चाहता हूँ। जबकि जो राइट विंग पार्टी थी जो कि मेजॉरिटी में थी, उन्होंने क्या किया, इसे स्टॉप किया। तो आसान लफ्ज़ों में एक लेफ़्ट पार्टी है, एक राइट पार्टी है। लेफ़्ट पार्टी राइट पार्टी पे एलिगेशन लगाती है कि भाई तुम पुराने दौर को फॉलो करती हो, ओल्ड फैशन हो, आउट ऑफ डेट हो। राइट पार्टी कहती है कि भाई आप जिस तरह का आपके नज़रियात हैं, आप तो एक पावर डिक्टेटर वाली चाहते हो। तो जो लेफ़्ट पार्टी से बिलोंग करता था, जो कि प्रेसिडेंट था जिसका नाम था सल्वाडोर एलिंडे, उसने थ्रेट किया कि भाई मैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना चाहता हूँ और ये थ्रू पार्लियामेंट ही होगा। जबकि राइट पार्टी ने, वो जो कि मेजॉरिटी में थी, उन्होंने कहा जी ऐसा हम करने नहीं देंगे और उन्होंने इसको स्टॉप किया। अगर वो इसको स्टॉप ना करती तो जो प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलिंडे था जो कि मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट को फॉलो करने वाला था, उसने चाइल पे या चिली कंट्री पे अपनी डिक्टेटरशिप को इम्प्लीमेंट कर देना था, नाफिज कर देना था। तो एक वक्त आता है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो टेंशन है वो बहुत बढ़ जाती है। 1973 का टाइम आ जाता है जी। तो इनकी टेंशन बढ़ने की वजह से जो चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ है वो क्या करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कहता है जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नमेंट किसकी होती है आपको पता है, प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलिंडे की होती है। जो चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ कहते हैं भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो पावर को रन कर रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, तो लिहाजा इसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है जी। तो उसके बाद जो राइट विंग की पार्टी होती है वो क्या करती है कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए मिलिट्री को कर देती है, मतलब कि डिक्टेटरशिप को ले आती है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट विंग का जो प्रेसिडेंट होता है वो सुसाइड कर लेता है और फिर चिली कंट्री के अंदर 17 ईयर्स के लिए डिक्टेटरशिप आ जाती है। वो कौन लेके आता है जी, अगस्टो पिनोचेट, ऐसे ही लिखा हुआ है कुछ। तो मतलब कि जब दोनों पार्टीज़ ने डेमोक्रेसी को सही तरह फॉलो नहीं किया तो इससे हुआ क्या कि एक चिली कंट्री को 17 ईयर्स के लिए डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त करना पड़ा। अगर वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते, डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो करते तो ये डिक्टेटरशिप कभी ना आती और जो लेफ़्ट विंग का प्रेसिडेंट है उसे सुसाइड ना करना पड़ता। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर का जो ब्रीफ नोट्स हैं उसके अंदर हमने यही समझा कि जब डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो एट द एंड हमें क्या बियर करना पड़ता है, वो है जी डिक्टेटरशिप, और वो पूरे कंट्री को उसमें सफ़र करना पड़ता है जी।
तो इसमें क्या था जी, पार्लियामेंट को चाहिए कि अपना किरदार अपनाए, किरदार अदा करे। जब जब देखे कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो एक न्यू इलेक्शन करवा देने चाहिए, नया पर्सन ले आना चाहिए जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करे। अगर वो अपना किरदार खुद नहीं निभाएगी तो फिर एट दी एंड मिलिट्री इंटरवीन करेगी, मुदाखलत करेगी और कंट्री पे अपना कब्जा कर लेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।